हार्दिक स्वागत करता हूं। आपने देखा पिछला जो वीडियो था वो इतिहास विषय पर था और इतिहास जानने के प्राचीन स्रोतों के बारे में हमने एक फ्लो चार्ट देखा था। और वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी जाएगी, आप उसको जाकर देख लेंगे। तभी उसी को एक्सप्लेन करने का प्रयास हम कर रहे हैं। आपने देखा था कि फ्लो चार्ट वाला जो वीडियो था उसमें हमने दो प्रकार से उसको क्लासिफाई किया था। एंशिएंट हिस्ट्री को जानने के लिए हमने एक तो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का डाटा लिया था और एक तो हम लिटरेचर का लिए थे। तो पुरातात्विक स्रोत जो है उसी को आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था फ्लो चार्ट में पुरातात्विक साक्ष्य क्या क्या होते हैं, तो उनमें हमने आपको बताया था कि पुरातात्विक साक्ष्य हमारे स्मारक सिक्के होते हैं, सिक्के फिर अभिलेख होते हैं, उसके अलावा जो हमारे स्मारक और भवन होते हैं उनसे, उसके बाद मूर्ति कला, फिर चित्रकला और कुछ ऑफिस। इनके माध्यम से जो हमको इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है उसको हम पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। इन्हीं को आज हम एक एक करके एक्सप्लेन करके सीखेंगे कि किस किस सिक्कों से या किस किस माध्यम से हमें किस किस काल की जानकारी, किस कालखंड की जानकारी प्राप्त होती है। आइए शुरुआत करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब फेवर जरूर करें, क्योंकि अगर आप जिस तरह से प्रतिक्रिया देंगे उसी तरह से हम लोगों का मनोबल बढ़ेगा और हम लोग आपके लिए नए नए वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। पहला आप देख रहे हैं जैसे इस फ्लो चार्ट में कि प्राचीन इतिहास के जानने के पुरातात्विक स्रोत। आपने देखा था कि जो पिछला फ्लो चार्ट था हमारा वो दो फ्लो चार्ट था, एक तो पुरातात्विक स्रोत था, एक तो साहित्यिक स्रोत था। तो आज हम पुरातात्विक स्रोत को कवर करने का प्रयास करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम साहित्यिक साक्ष्य को कवर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले आते हैं, हम बात करते हैं सिक्कों के बारे में। जैसा कि आप फ्लो चार्ट में पहला पॉइंट भी देख रहे हैं सिक्कों के बारे में। तो सिक्के अलग अलग कालखंड में अलग अलग आए। जैसे अगर हम इसकी बात करें एक पॉइंट प्राचीन इतिहास जानने में सिक्कों की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर इसी क्रम में एक हम देखते हैं तो आपने सुना होगा आहत सिक्कों का नाम। आहत सिक्के क्या होते हैं? तो ऐसे सिक्के जिन पर कोई लेख न होकर मात्र चिन्ह उत्कीर्ण हो उन्हें आहत सिक्के, उन्हें आहत सिक्कों के नाम से जाना जाता सिक्कों में सबसे पहले जो हमें सिक्के प्राप्त हुए ऐसे सिक्के थे जिन पे केवल और केवल कुछ न कुछ सिंबल बने थे, उस पर कोई जो है लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं था। ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे हम उनको पढ़ पाए, उनको समझ पाए कि ये किस काल से संबंधित थे। तो उन पर किसी न किसी प्रकार का चिन्ह बना होता था, किसी प्रकार की कलाकृति का उत्कीर्णन मिलता है। इस वजह से हम उनको आहत सिक्के का नाम देते हैं। फिर हम नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सिक्कों का जो बहुत महत्वपूर्ण स्थान है वो क्या है, तो अगर हम नेक्स्ट पे बात करें तो फिर आते हैं हम गुप्त एम्पायर में। तो यहाँ पे आपकी परीक्षा के लिए काफी प्रश्न बने हुए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ट्रिपल स्टार मान के चलिए। यहाँ से सवाल आपके आने ही आने हैं अगर फोर्सेस से पूछे गए तो समुद्रगुप्त का पीरियड ऐसा था कि उसमें 5 प्रकार के हमको सिक्कों
को देखते हैं। समुद्रगुप्त के शासनकाल में, समुद्रगुप्त के शासनकाल में देखिए क्या हमको प्राप्त होता है। तो सिक्कों पर यूप, कामा देखिएगा, कामा लगाते चल रहे हैं, यूप, वीणाकृति, वीणा आकृति, जलयान या जलपोत, जलपोत आदि आकृतियां बनी थी। अब देखिए अगर हम गुप्त वंश में आते हैं तो समुद्रगुप्त को आप जानते ही हैं कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो इसके जो शासनकाल में जो सिक्के हमको प्राप्त होते हैं उन पे कुछ विशेष कलाकृतियां बनी होती हैं, जैसे यूप, वीणाकृति, जलपोत, इन सब का जो है आकृति बनी होती। इसके अलावा इन सब के अलावा अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ की भी जानकारी इन्हीं के सिक्कों से मिलती है, अर्थात हम कह सकते हैं इनके सिक्कों पर कुछ ऐसी चीजें भी बनी थी यज्ञ जैसी आकृति के, जिनसे हमें पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ को भी संपादित कराया था। तो समुद्रगुप्त एक ऐसा शासक था जिनके कालखंड में अनेक प्रकार के सिक्के हमको देखने को मिले और अलग अलग कलाकृतियों से वे उत्कीर्ण थे, जिसके बारे में हमको अनेक प्रकार की जानकारियां प्राप्त हो जाती हैं। फिर हम आते हैं नेक्स्ट शासकों की तरफ और नेक्स्ट सिक्कों की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेस हैं, आप लोग इसको अगर आप कायदे से देख लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं, तो फिर आपको ये हमेशा काम आएगा, चाहे वो ग्रुप डी की एग्जाम हो या फिर ए ग्रेड के यूपीएससी के एग्जाम हो, सभी में आपके लिए बराबर ये महत्वपूर्ण है। फिर हम बात करते हैं, अगर हम सातवाहन काल खंड में देखिए, आपने सातवाहन का नाम सुना तो आपने नाम सुना होगा सतकर्णी का नाम, गौतमी पुत्र सतकर्णी, वल्लभी पुत्र। तो ये सब सातवाहन काल क्या था? तो जैसा आपने देखा कि मौर्य वंश के विघटन के बाद शुंगवंश आता है, शुंग के बाद कर्ण वंश आता है, कर्ण के बाद सातवाहन, ये बेसिकली दक्षिण भारत में फैला था। तो इस कालखंड में शीशे के सिक्के, कई बार सवाल पूछे गए हैं यहां से, शीशे के सिक्के सातवाहन काल में हमको किसके सिक्के प्राप्त होते हैं? शीशे के सिक्के प्राप्त होते हैं। सातवाहन काल में हमको किसके सिक्के प्राप्त होते हैं? शीशे के सिक्के प्राप्त होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं सातवाहन शासकों ने शीशे के सिक्के चलाए। सातवाहन शासकों ने किसके सिक्के चलाए? शीशे के सिक्के चलाए। फिर कुछ इंपॉर्टेंट और सिक्के मिलते हैं सिक्कों में, जैसे गुप्त शासकों से सिक्के, तो गुप्त शासकों ने पहली बार स्वर्ण के सिक्के चलाए। तो गुप्त शासकों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए। सर्वाधिक सोने के सिक्के, सर्वाधिक सोने के सिक्के किसके काल में थे?
काल में। लेकिन अगर यहाँ से बात आती है पहली बार, तो आप उसको नोट करके लिख सकते हैं कि पहली बार सोने के सिक्के तो कुषाण वंश के शासकों ने चलवाए। पहली बार सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने चलवाए। कुषाण शासकों द्वारा। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, पहली बार जो सोने के सिक्के थे वो कुषाण शासकों द्वारा चलवाया गया। तो कुषाण शासकों द्वारा चलवाया गया का मतलब पहली बार जो सोने के सिक्के मिले हैं उनको कुषाण शासकों के माध्यम से प्राप्त होते हैं। लेकिन गुप्त काल में सोने के सिक्के चरम पर थे, अर्थात जो मुद्राएं थी उनमें सर्वाधिक जो मुद्राएं हमको प्राप्त होती हैं वो लगभग सबसे अधिक सोने से संबंधित है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहो तो ले लीजिए, फिर हम अगले अभिलेख की बात करते हैं, अगले फोर्स की बात करते हैं। आइए सेकंड फोर्स की बात करते हैं, जिनमें आप देख रहे हैं लिखा हुआ है अभिलेख। इसको इंग्लिश में कहते हैं रिकॉर्ड। अभिलेखों की अगर बात करें इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं, इसका मतलब सीधा होता है कि कठोर सतह पर उत्कीर्ण, बहुत ही कठोर सतह पर उत्कीर्ण, कठोर सतह पर ये क्या होते हैं, तो कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते हैं, किए, तभी तो ये इतने लंबे समय तक चलते रहते हैं, क्योंकि बहुत ही कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते हैं। या जैसे मान लीजिए कि बहुत बड़ी दीवार है, बहुत मजबूत दीवार है, तो वहां पे उत्कीर्ण किए जा सकते हैं, अथवा किसी धातु पर, ठीक है, किसी धातु पर ये लिख दिए जाते हैं। तो ऐसे जो कठोर सतह पे, अगर हम यहाँ पे इसका क्लैरिफिकेशन करें तो दीवारों पर, या फिर आप कह सकते हैं कि धातुओं पर, धातुओं पर, तो जो अभिलेख होते हैं वो प्राचीन काल में दीवारों पर या धातुओं पर या ऐसी कठोर सतह पर वो उत्कीर्ण किए जाते थे, लंबे समय तक वो बने रहे। चलिए बात करते हैं अब इनके बारे में। तो टाइम पर हमको अलग प्रकार के शासकों के कालखंड में अनेक प्रकार के अभिलेख देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर इनकी संख्या देखी जाए, सर्वाधिक संख्या देखी जाए, तो सर्वाधिक संख्या जो मिलती है वो अशोक के कालखंडों में मिलती है, अशोक के कालखंडों में मिलती है। तो अगर अभिलेख के बारे में देखा जाए तो कई अभिलेख मिलते हैं हमको, स्तंभ लेख हो सकता है, इसमें शिलालेख हो सकता है, गुहा लेख हो सकता है, सब इसी की कैटेगरी में हम रखेंगे और इसी की कैटेगरी में रख के पढ़ेंगे। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपको समझ लीजिए कि हमेशा से यहाँ से सवाल आते रहते हैं। अभी हम आपको 12 से 15 अभिलेखों के बारे में डिटेल में बताएंगे और किस शासक ने उसको बनवाया, उसमें मटेरियल क्या क्या है, किस सामग्री संबंधित है, किस कालखंड से सामग्री संबंधित है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो अभिलेख का सेक्शन भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए बात करते हैं अनेक अनेक शासकों के कालखंड में गुदवाए गए अभिलेखों के बारे में। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। अब इधर हम अभिलेख का नाम लिखेंगे और इधर उसमें संबंधित विषय सामग्री या कालखंड लिखने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ अभिलेखों के नाम लिखे जाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे किसके शासनकाल से थे, किसके शासनकाल से थे और इनमें सामग्री क्या क्या थी, यानी जो अभिलेखों से प्राप्त हुई जानकारी है, या इसको हम कह सकते हैं किसकी जानकारी हमको उपलब्ध करवाते हैं। तो चलिए क्रम से देखने का प्रयास करते हैं। ये सेक्शन आपको
इतना मदद देगा एग्जाम में। हमेशा एग्जाम में प्रश्न यहाँ से आते रहते हैं, तो आप इसको बहुत ध्यान से नोट डाउन करते चलेंगे। पहला है हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख की अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा अशोक का युद्ध हुआ था कलिंग राज खारवेल, ठीक, उड़ीसा। तो इससे जो है हाथी गुफा अभिलेख से हमको खारवेल, एक राजा था अशोक के समकालीन, खारवेल और कलिंग का युद्ध जो अशोक द्वारा लड़ा गया था, आज के टाइम पे अगर हम देखें तो ये उड़ीसा में है। खारवेल जो राजा था वो कलिंग था, कलिंग का नाम आज के टाइम का उड़ीसा है। तो खारवेल के टाइम पर हाथी गुफा अभिलेख से हमको क्या जानकारी मिलती है, तो हमको मिलती है शासनकाल से यानी खारवेल से संबंधित जानकारी। खारवेल व अशोक के समय की या खारवेल या अशोक की संबद्ध जानकारी कर सकते हैं, जैसे कि आप इजी समझें। तो कलिंग राज खारवेल और अशोक के समय की जानकारी अगर हमको मिलती है तो उनकी घटनाओं से संबंधित जो जानकारी मिलती है वो हमको कहाँ से प्राप्त होती है, हाथी गुफा अभिलेख से। अगर हम दूसरे अभिलेख की बात करते हैं तो दूसरा अभिलेख आपका है गुजरात का जूनागढ़ अभिलेख। इसका एक और नाम है जूनागढ़, इसको ब्रैकेट में हम एक और नाम दे देते हैं गिरनार अभिलेख। गिरनार अभिलेख, अगर गिरनार अभिलेख देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आपने सुना होगा। उसने सौराष्ट्र में एक झील का निर्माण करवाया था और झील का निर्माण करवाने के क्रम में उसने एक अभिलेख बुधवाया था वहां पे। तो देखिए इसके अलावा यहाँ से जो जूनागढ़ अभिलेख मिलता है उसमें पर्टिकुलर एक राजा रुद्रदामन की बात की जाती है, रुद्रदामन के द्वारा। रुद्रदामन ने कौन सा अभिलेख बुधवाया, जूनागढ़ अभिलेख। और इसमें क्या प्राप्त होती है, इसमें प्राप्त होती है रुद्रदामन के व्यक्तित्व के विवरण की जानकारी। रुद्रदामन की विजय व व्यक्तित्व की जानकारी, व्यक्तित्व की जानकारी, ठीक है। जूनागढ़ या गिरनार का अभिलेख क्या बताता है, रुद्रदामन के विषय में बताता है और रुद्रदामन के विषय में उसकी क्या क्या भूमिका रही है, क्या क्या उसकी उपलब्धियां रही हैं, उसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। चलिए बात करते हैं उसी क्रम में तीसरे अभिलेख की। तो तीसरा अभिलेख आपका आता है नासिक का अभिलेख। नासिक अभिलेख, नासिक अभिलेख देखिए सातवाहनों के द्वारा बनवाया गया था, तो गौतमी पुत्र बलश्री द्वारा, गौतमी पुत्र बलश्री, गौतमी पुत्र बलश्री। देखिए सातवाहन साम्राज्य जो था मातृसत्तात्मक था, तो जितने भी राजा आएंगे यहाँ पे उनके साथ उनकी माताओं का नाम जुड़ा होता है, जैसे वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, गौतमी पुत्र बलश्री, गौतमी पुत्र शतकर्णी प्रथम। इस तरह से मातृत्व प्रधान शासन था वहां पे, तो सभी शासकों के पहले उनकी माताओं का नाम अंकित रहता है। तो नासिक अभिलेख से हमको क्या जानकारी मिलती है, तो ये देखिए सातवाहन राजा था, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं सातवाहन शासकों की जानकारी। इससे हमको प्राप्त
होती है कि महाराष्ट्र के क्षेत्र में सातवाहनों का विस्तार था उस टाइम के, तो सातवाहनों से संबंधित जानकारी हमको प्राप्त होती है वो नासिक अभिलेख से प्राप्त होती है। हमेशा सवाल आते रहते हैं और ये समझ लीजिए कि 1 नंबर आप फिक्स करके चल रहे हैं इस लेक्चर से। फिर हम चौथे अभिलेख की हम बात अगर करें तो चौथे अभिलेख को तो आप बहुत इंपॉर्टेंस दे सकते हैं, प्रयाग का स्तंभ लेख। इलाहाबाद में कौशाम्बी से प्राप्त होता है, तो प्रयाग का स्तंभ लेख, या इसी को हम प्रयाग प्रशस्ति बोलते हैं। प्रयाग प्रशस्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रयाग प्रशस्ति। और प्रयाग प्रशस्ति किसके काल से संबंधित है? तो देखिए समुद्रगुप्त के काल से संबंधित है, समुद्रगुप्त के काल से। और इसमें समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन के बारे में कहा गया है इसी में। तो भारत के नेपोलियन क्या समुद्रगुप्त के युद्धों के विजयों की चर्चा की गई है। इसके युद्धों के विजयों की चर्चा, विजयों की चर्चा है। किसके युद्धों के विषय में जानकारी मिली? तो समुद्रगुप्त ने जितने भी युद्ध लड़े थे लगभग सभी में उसने क्या किया था? विजय श्री हासिल किया था। तो विजयों के बारे में जो जानकारी हमको प्राप्त हुई वो किससे मिली? हमको प्रयाग का स्तंभ लेख से जानकारी मिली, या फिर हम कह सकते हैं प्रयाग प्रशस्ति, या प्रयाग का स्तंभ लेख ही करिए, इसको हटा दीजिए, कंफ्यूजन होगा। पांचवा आपका आता है ग्वालियर का अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, एमपीपीएससी की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ग्वालियर का अभिलेख क्या बताता है? तो अगर हम ग्वालियर के अभिलेखों की बात करें तो उसमें भोज, राजा भोज की, राजा या भोज प्रतिहार आप कह सकते हैं, भोज प्रतिहार, प्रतिहार वंश से संबंधित थे एक राजा भोज। उन्हीं से संबंधित जो अभिलेख है उसको हम कहते हैं ग्वालियर का अभिलेख। और ग्वालियर के अभिलेख में जो विषय सामग्री है वो क्या दी गई है? तो गुर्जर प्रतिहार वंशों के शासकों के विषय में, गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों के विषय में जानकारी। तो ये आप देख रहे हैं कि जो हम ग्वालियर अभिलेख देखते हैं वो उससे हमें प्रतिहार वंश के इतिहास की जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो भोज ने इसको बनवाया था राजा भोज के द्वारा, तो इसको भोज प्रतिहार बोला गया। ग्वालियर के अभिलेख से गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों के बारे में हमको एक कंप्लीट जानकारी मिल जाती है। आइए अगला देखते हैं मंदसौर का अभिलेख। मंदसौर, देखिए ये सारे अभिलेख जो है मध्य प्रदेश में मिले हैं। ग्वालियर भी आप जानते ही हैं मध्य प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है, मंदसौर भी मध्य प्रदेश का ही डिस्ट्रिक्ट है। और इसको एक तो उपमा भी दी गई है, गंजेड़ियों का शहर। कौन सा होता है? मंदसौर। तो मंदसौर के अभिलेख को किसने बनवाया था इसके बारे में अगर हम देखें तो मालवा, प्राचीन काल में मध्य प्रदेश को हम कहते थे मालवा। तो मालवा के जो राजा थे वो, उनका नाम था यशोवर्मन, यशोवर्मन। मालवा नरेश लिख सकते हैं, मालवा नरेश, मालवा नरेश। मालवा यानी मध्य प्रदेश के राजा कौन थे उस टाइम? यशोवर्मन।
ने मंदसौर का अभिलेख उत्कीर्ण कराया। और इस पे हमको क्या जानकारी मिली, तो इनके सैनिक उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। सैनिक उपलब्धियों का वर्णन। सैनिक उपलब्धियों की यानी सैन्य व्यवस्था की जो जानकारी प्राप्त होती है यशोवर्मन के काल में, तो हमको कहाँ से प्राप्त होती है, मंदसौर के अभिलेख से प्राप्त होती है। किस राजा के विषय में जानकारी मिलती है, तो यशोवर्मन के विषय में। और क्या जानकारी मिलती है, तो इसकी सैन्य सुरक्षा के बारे में या सैन्य उपलब्धियों के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है वो हमको यहाँ से प्राप्त होती है। एक और यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं। ऐहोल का अभिलेख, आपने बहुत नाम सुना होगा, ऐहोल अभिलेख हमेशा यूपीपीएससी का ये टॉपिक रहा है इम्पोर्टेंट। ऐहोल का अभिलेख, ये जितने भी अभिलेख हैं वो किसी न किसी एग्जाम में हमेशा आए हैं। आप पूरा पेपर उठाकर देख सकते हैं, जरूर आपको प्रश्न यहाँ से पूरे मिलेंगे। ऐहोल का अभिलेख देखिए, ये बताता है कि जो नर्मदा नदी है वो बॉर्डर का निर्धारण करती है। किसका, तो उत्तर में तो था पुलकेशिन द्वितीय और दक्षिण में था, उत्तर में था आपका हर्षवर्धन और दक्षिण में था पुलकेशिन द्वितीय। तो इन्हीं के बीच में एक युद्ध हुआ था, तो युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। और इस अभिलेख को बुधवाया था पुलकेशिन, इस अभिलेख को बुधवाया था पुलकेशिन द्वितीय ने। किसने बुधवाया था, पुलकेशिन द्वितीय ने। और पुलकेशिन द्वितीय के इस अभिलेख से हर्षवर्धन व पुलकेशिन के बीच का युद्ध, पुलकेशिन, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध जो प्राप्त होता है वो हमें इसी अभिलेख से प्राप्त होता है। ऐसे भी बहुत सारे अभिलेख हैं, लेकिन इतने अभिलेख बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने देखा कि अभिलेख से भी हमको इतिहास की इतनी जानकारियां मिल जाती हैं। देखिए, प्राचीन इतिहास की जानकारी कई सोर्सों से हमको मिलती है, किसी पर्टिकुलर सोर्स से कंप्लीट जानकारी नहीं मिली है, इसीलिए हम अनेक सोर्सों को ऐड करके पढ़ते हैं। तो हमको इन अभिलेखों के माध्यम से देखिए सातवाहनों के बारे में भी जानकारी मिल गई, ठीक है। इसके बाद रुद्रदामन के बारे में भी मिल गई, खारवेल के बारे में मिल गई, अलग अलग राजाओं के बारे में जानकारी मिल गई। इसके बाद हम अगले लेक्चर में स्मारक और भवन को डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच।